क्लास 8 के मेरे स्टूडेंट्स सरोजनी नायडू पर नोट्स तैयार किया गया ताकि आपको परीक्षा में मदद मिले और अच्छे अंक प्राप्त कर सको। अगर मेरे रील से वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं और अच्छे तरीके से आपकी मदद कर पाऊँ, है ना। अगर मैं मदद कर रही हूँ आपकी तो आपको भी तो फ़र्ज़ बनता है ना, मदद करो। बार बार एक बात बोलना अच्छा नहीं लगता, जितना मैं बोलती हूँ उतना लाइक नहीं करते हो तुम लोग, बड़ी नालायक हो। तो ये मैंने टुकड़े टुकड़ों में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इंस्टा में अपलोड कर दिया है। अभी मैं इसे पूरा एक साथ यूट्यूब में अपलोड करूँगी। नंबर 1 है, सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी सन 1889 को यानी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। सरोजनी की माता का नाम वरदा सुंदरी था तथा पिता का नाम डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था। स्पेलिंग पे ध्यान दोगे, अगर कोई स्पेलिंग टफ लगती है तो उसको प्रैक्टिस कर लोगे। सरोजनी का प्रथम कविता संग्रह उनके पिता ने सन 1903 में पोएम्स नाम से प्रकाशित किया था। सरोजनी के पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। सरोजनी नायडू बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। सरोजनी नायडू में वीर नारी का ओज, गृहिणी की सादगी, कवित्री की कोमलता तथा सरलता, नेत्री की संगठन क्षमता, वक्ता की प्रभावशीलता, सैनिक की तत्परता और प्रशासक की कुशलता आदि विशेषताएं थी। अगर कोई 2 विशेषताएं बोले तो यहाँ से लिख सकते हो। सरोजनी नायडू एक मातृभूमि से प्रेम करने वाली कवयित्री थी। कवयित्री की स्पेलिंग पूरा ध्यान से देख लेना। उनके पिता चाहते थे कि वह एक प्रसिद्ध गणितज्ञ बने यानी मैथेशियन बने। उनका विवाह सन 1898 में डॉक्टर गोविंद राजलू, इसके स्पेलिंग को ध्यान दोगे, कोई एक फौजी डॉक्टर थे, उनके साथ हुआ था। सरोजनी नायडू का प्रथम कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम से 1905 में प्रकाशित हुआ। इसमें उनके पिता की भागीदारी नहीं थी। जो पोएम्स है उसमें उनके पिता ने करवाया था। उनका दूसरा कविता संग्रह सन 1912 में द वर्ल्ड टाइम नाम से प्रकाशित हुआ। उनका तीसरा कविता संग्रह द ब्रोकन विंग 1917 में प्रकाशित हुआ। सरोजनी का नायडू का अंतिम कविता संग्रह 1937 में द सेपर्ड फ्लूट नाम से प्रकाशित हुआ था। उनके पति गोविंद राजलू जी उन्हें प्रेरित किया कि वे घर के एकांत से बाहर निकले और अपने जीवन और गीतों को राष्ट्र की सेवा में समर्पित करें। वे इकलौते ऐसे पति हैं जो पत्नी की सहायता कर रहे हैं, वरना आजकल देखने को कहाँ मिलता है। सन 1914 में सरोजनी नायडू गांधी जी से लंदन में मिली। इस मुलाकात के बाद उनको जीवन का भविष्य पथ मिल गया, यानी भविष्य में क्या करना, कौन से रास्ते पे जाना, एक क्लू मिल गया। सन 1916 में सरोजनी जी ने श्रीमती एनी बेसेंट का अनन्य सहयोग करते हुए कांग्रेस की अधिवेशन में अपने भाषण से स्वायत्त प्रशासन की मांग की। तो स्वायत्त प्रशासन एक बहुत बड़ा फेमस फैक्टर है। स्वायत्त प्रशासन की मांग किसने कब की तो ये लिख देना। 18 दिसंबर 1917 से लेकर 1919 तक सरोजनी तथा एनी बेसेंट ने स्त्रियों के मताधिकार के मांग के लिए लगातार कोशिश की। इससे पहले फीमेल वोट्स नहीं डालती थी, कितनी बड़ी बात है सोचो। फीमेल वोट्स के अधिकार को बाद में मद्रास विधानसभा, संयुक्त प्रांत, बंगाल, पंजाब, मध्य प्रांत तथा बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने स्त्रियों के मताधिकार को स्वीकार किया। समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन था। सन 1920 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे इंग्लैंड चली गई। इंग्लैंड पहले आएगा, चली गई बाद में आएगा। वे इंग्लैंड चली गई। 1920 में वे भारत लौटी और 1920 में ही गई थी, 19 में ही भारत लौटी और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के कार्यों में उनको सहयोग दिया। सन 1925 में वे कांग्रेस के 48वें अधिवेशन में कानपुर में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई। 1930 को उन्हें देश हित के कार्य करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। 1931 को गांधी इरविन समझौते के तहत उन्हें फिर छोड़ दिया गया। 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत आया, लेकिन उसके प्रयास असफल रहे। आज़ादी के बाद ऐसा क्यों हो गया ये?
आज़ादी के बाद सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वे आज़ाद भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। जब उन्हें राज्यपाल बनाया गया तब उन्होंने कहा कि मैं स्वयं को कैद किए गए पक्षी की तरह समझ रही हूँ, लेकिन वह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा को टाल न सकी। सरोजिनी नायडू नारी मुक्ति आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानती थी। 2 मार्च सन 1949 को उनकी मृत्यु हुई। उस समय वे राज्यपाल के पद पर थी। वे मरना नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि हे मृत्यु, जब तक मेरे जीवन की प्यास नहीं मिटे तब तक मेरे पास मत आना, पर मृत्यु तो पूछ कर नहीं आती ना। समाप्त। इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आप सच्चे अर्थों में मेरे स्टूडेंट हो तो, वरना आपकी मर्जी, मैं कुछ कर नहीं सकती।